नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोचिंग जंक्शन पर। आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के पहले अध्याय कोशिका के बारे में। इससे पहले कि हम कोशिका के बारे में जानें, थोड़ा सा हम जीव विज्ञान के बारे में या उसकी उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो जीव विज्ञान शब्द है आपका, इसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। बायोलॉजी जो है इसकी शब्द उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। पहला शब्द है बायो और दूसरा शब्द है लोगोस। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी। इसे हम रूट वर्ड भी कहते हैं। ये इसका अर्थ ही होता है टू स्टडी। ये जहाँ भी लग जाता है उसका मतलब कि आगे आने वाले शब्द के अध्ययन के बारे में बातें कही गई होंगी। यानी लाइफ की स्टडी के बारे में अगर बात कही जाए तो क्या होगा, बायोलॉजी। यानी जीवों के अध्ययन के बारे में, जीवों के अध्ययन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी जीवों के अध्ययन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। जीवों के अध्ययन के विज्ञान को हम जीव विज्ञान कहते हैं। ये जो है आपका, ये लैटिन भाषा का वर्ड है। ये लैटिन भाषा का वर्ड है। तो ये था जीव विज्ञान का एक संक्षिप्त परिचय। अब आगे जानते हैं कि जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया। तो सबसे पहले अरस्तु, जिन्होंने जीव विज्ञान के बारे में अपने विचार दिए। अरस्तु ने और भी विषयों के बारे में अपने विचार दिए हैं। अरस्तु ने जैसे भूगोल या ब्रह्मांड के बारे में विचार दिए हैं और से जीव विषयों के बारे में विचार दिए हैं। लेकिन इन्होंने जीव विज्ञान में सबसे पहले अपना विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जीवों के बारे में अपने विचार रखे। जीवों के बारे में अपने विचार रखे। इन्होंने अपना कुछ विचार रखा कि जीव कैसे होते हैं या इनमें क्या लक्षण होते हैं, ये सारे विचार इन्होंने रखे। उसके बाद फिर तो ये जो विचार रखे थे किसने, अरस्तु ने। अरस्तु को हम क्या जानते हैं, अरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें अपने सर्वप्रथम जीव विज्ञान में जीवों के बारे में विचार रखने के कारण इनको क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक, या कह सकते हैं जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, इसे कहा जाता है अरस्तु को। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाने लगा। अब इसके बाद दो और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लैमार्क। लैमार्क जो कि कहाँ से थे, ये थे फ्रांस से। और दूसरे वैज्ञानिक थे ट्रेवीरेनस। दूसरे वैज्ञानिक थे ट्रेवीरेनस, जो कहाँ से थे, ये थे जर्मनी से। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये हमने जाना। और आगे जो लैमार्क थे वो फ्रांस से थे और ट्रेवीरेनस जो जर्मनी से थे। इन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। आगे चलते हैं। अब जीवधारियों के बारे में अरस्तु ने बताया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले अगर अरस्तु ने बताया तो वर्गीकरण भी सबसे पहले किन्होंने किया होगा, अरस्तु ने। तो सबसे पहले अरस्तु ने जीवधारियों का या जीवों का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण किया। अब इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण कितने भागों में, दो भागों में।
दो भागों में वर्गीकरण किया। अब इन दोनों भागों का नाम क्या था? पहला भाग जंतु, दूसरा भाग वनस्पति। दो भागों में बांटा, जंतु और वनस्पति। अब इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए जो थे कैरोलस लीनियस। इनके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, या इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में अगर लिखना चाहें तो सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने अपनी पुस्तक में समस्त जीवधारियों को इन्होंने भी क्या किया? दो भागों में बांट दिया। समस्त जीवधारियों को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। अब ये दो भाग क्या क्या थे ये जान लेते हैं। पहला भाग जंतु और दूसरा पादप। अब आप देख रहे होंगे कि अरस्तु और इन दोनों के वर्गीकरण में समानताएं हैं। उन्होंने भी दो भागों में बांटा, जंतु और वनस्पति, और इन्होंने भी दो भागों में बांटा, जंतु और पादप। अब आधुनिक युग में, क्योंकि अरस्तु बहुत पहले के थे, लगभग 384 से 322 बिफोर क्राइस्ट बीसी के समय के थे। अब ये अभी इस समय में आते हैं, तो आधुनिक काल का क्या कहा जाने का? इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इनको क्या कहा जाने लगा? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये किसको कहा जाने लगा? कैरोलस लीनियस को। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि इन्होंने आधुनिक काल में जीवों का वर्गीकरण किया। कैरोलस लीनियस ने। किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, या इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं आधुनिक वर्गीकरण का पिता या जनक, जो भी आप लिखना चाहें, आधुनिक वर्गीकरण का पिता या जनक। अब ये तो हो गया क्या? दो वर्गीकरण हो चुका, एक अरस्तु ने किया, एक किया कैरोलस लीनियस ने। अब अगले एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था आर्यच विटेकर। आर्यच विटेकर। इन्होंने भी क्या किया? पुनः वर्गीकरण किया। इन्होंने क्या किया? पुनः वर्गीकरण किया। अब इन्होंने वर्गीकरण कैसे किया? इन्होंने समस्त जीवधारियों को 5 भागों में बांट दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? समस्त जीवधारियों को 5 भागों में बांट दिया। अब ये 5 भाग क्या क्या थे ये हम जानते हैं। समस्त जीवधारियों को क्या किया? इन्होंने 5 भागों में बांटा। 5 भागों में बांटा। अब ये भाग क्या क्या थे? पहला भाग था मोनेरा, जिसको हम हिंदी में यही लिखेंगे मोनेरा। दूसरा भाग था प्रोटिस्टा, जिसको हम यही लिख सकते हैं। एक सेकेंड। दूसरा भाग था क्या आपका? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसको भी हम यही लिखेंगे प्रोटिस्टा। अगला भाग आपका आएगा प्लांट, यानी पादप। फिर उसके बाद फंजाई या कवक। फिर उसके बाद अगला भाग आएगा आपका क्या? एनिमेलिया। एनिमेलिया, या जिन्हें हम क्या कहते हैं? जंतु। इन 5 भागों में
विटेकर साहब ने पूरे जीवधारियों को बांट दिया। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई एंड एनिमेलिया। अब 5 भागों में वर्गीकरण करने के कारण इसको क्या कहा जाने लगा? 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाने लगा। अब यहाँ तक तो प्रोसेस सही चला। अब जानते हैं आगे इन 5 के बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका आता है मोनेरा। मोनेरा मोनेरा अब मोनेरा के बारे में जानते हैं। मोनेरा क्या चीज़ होती है? सबसे पहले इन 5 किंगडम के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं 2 चीज़ें। क्या क्या? पहला तो एक कोशिकीय जीव और दूसरा क्या है? बहुकोशिकीय जीव, और एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक। अब देखिए इनको हम जानते हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। एक कोशिकीय मतलब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक कोशिकीय जीव मतलब जो एक कोशिका से बने हों, और बहुकोशिकीय मतलब जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हों। ये तो साफ साफ स्पष्ट है उसके नाम से ही। अगला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस उपस्थित होता है। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, इनमें केंद्रक नहीं होता और इनमें केंद्रक होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ये मेजर डिफरेंस आप जानते रहें। इससे आपको आगे की जो 5 किंगडम्स हैं या 5 जो आपके विभाजन किया गया है जीवधारियों में, इनको समझने में आपको मदद मिलेगी। ये चीज़ें आप जानते रहें। आगे चलते हैं मोनेरा पे। मोनेरा कैसे जीव होते हैं? मोनेरा ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं और कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक या इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब देखिए एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक। एक कोशिकीय मतलब ये एक कोशिका से बने होंगे और प्रोकैरियोटिक मतलब इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होगा। ठीक है, सीधा समझ लेते हैं। और इनके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं ये जान लेते हैं। इसका उदाहरण इनके अंदर आएंगे आपके कौन से? बैक्टीरिया। इनके अंदर आएंगे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में सुने होंगे। साइनोबैक्टीरिया। और अगला है आपका आर्कीबैक्टीरिया। इसके बारे में भी आप सुने होंगे प्रायः। आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे सबसे पहले बैक्टीरिया का उद्भव धरती पर हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका? ये तो हो गया। अब अगला है आपका प्रोटिस्टा। दूसरा क्या है आपका? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में जानते हैं। प्रोटिस्टा। अब देखिए इसमें क्या होता है। प्रोटिस्टा में ये कैसे जीव होते हैं? एक कोशिकीय। ठीक है, ये कैसे जीव होते हैं? एक कोशिकीय। और ये कैसे? दूसरा
यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब देखिए दोनों में डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आया समझते हैं। अभी तक मोनेरा में क्या हो रहा था, मोनेरा के जीव भी एक कोशिकीय थे और कैसे थे, प्रोकैरियोटिक, लेकिन है तो ये भी एक कोशिकीय, लेकिन कैसे हैं, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब इनमें केंद्रक उपस्थित होने लगा, उनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता था, क्योंकि आप समझ गए सबसे पहले बैक्टीरिया का जन्म हुआ, ये तो आपने जाना, लेकिन अब धीरे धीरे क्रम बढ़ रहा है, धीरे धीरे समय बीत रहा है, यानी ये क्या करेंगे, धीरे धीरे ये जीव विकास करते जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। पहले केंद्रक नहीं होता था, जीव एक कोशिकीय होते थे। अब क्या हुआ, जीव एक कोशिकीय अभी भी हैं, लेकिन क्या हुआ, इनमें केंद्रक का विकास हो गया। ये चीज़ आप समझते रहें। आगे अब इनके उदाहरण के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जानते हैं आप, वो कैसे थे, वो भी जलीय जीव थे। ये भी कैसे हैं, ये भी जलीय ही जीव होंगे, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, उनका भी उत्पत्ति कैसे हुई थी, जल में हुई थी, ये भी जलीय रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, बस एक अंतर आया, इनमें केंद्रक का विकास हो गया। आगे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपने प्रोटोजोआ के बारे में सुना होगा। प्रोटोजोआ, ये जो जीव होते हैं ये प्रोटिस्टा में आते हैं। अब जैसे नाम से देखिए, प्रोटिस्टा, प्रोटोवा, प्रोटोजोआ कुछ सेम लग रहा है। अब इनके अंदर कौन कौन से आते हैं ये जान लेते हैं। जैसे आपका हो गया अमीबा, ठीक है, या हिंदी में लिख देते हैं अमीबा। आगे क्या है, एक होता है आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब आगे चलते हैं। अगला आपका क्या आएगा, पादप। अगला आएगा आपका पादप। पादप के बारे में तो आप समझ रहे हैं, पादप यानी प्लांट। अब पादप है यानी एक चीज़ हमारे दिमाग में सबसे पहले आई होगी क्या, कि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, ये स्वपोषी होंगे। ये कैसे होंगे, स्वपोषी होंगे, ठीक है, ये कैसे होंगे, स्वपोषी होंगे। ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब ये कैसे जीव होने लगे, अभी तक क्या हो रहा था, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों कैसे जीव थे, एक कोश की। अब क्या होगा, विकास हुआ, कैसे हुए भैया, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। और कैसे हैं, यूकैरियोटिक, और हैं आपके यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक, ठीक है। अब ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो एक चीज़ और कॉमन होगी, इनमें क्या होगा, क्लोरोफिल, ठीक है, बिना उसके प्रकाश संश्लेषण ये कर ही नहीं सकते। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल में शैवाल, मॉस और जितने भी पेड़ पौधे हैं सब आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं से बना लें, ठीक है। ये आ गए आपके। अब अगली कैटेगरी क्या आती है, अगली कैटेगरी आएगी आपकी कौन सी, चौथी कैटेगरी। ये थी आपकी क्या, फंजाई। क्या है, फंजाई यानी कि कवक, ठीक है। और एक और कैटेगरी थी आपकी, उसको भी यहीं पे ले लेते हैं। अगली कैटेगरी थी एनिमेलिया, ठीक है, यानी जंतु समूह। अब देखिए इन दोनों में आपको काफ़ी हद तक समानता दिखेगी। क्या होगा, काफ़ी हद तक समानता दिखेगी। जैसे चालू करते हैं, सबसे पहला क्या होगा, ये कैसे होंगे, बहुकोशिकीय, ठीक है भैया। ये कैसे होंगे, बहुकोशिकीय। और ये भी कैसे होंगे, ये भी होंगे बहुकोशिकीय। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये भी होंगे बहुकोशिकीय। अब दूसरा, ये कैसे होंगे, यूकैरियोटिक। कैसे होंगे,
कैरियोटिक। अब नीचे वाले एनिमेलिया, ये भी कैसे होंगे? यूकैरियोटिक, क्योंकि हमने आपको बताया कि इन दोनों में काफ़ी हद तक समानताएं होंगी। ये भी क्या होगा? यूकैरियोटिक। अब इन दोनों में हम विभेद कैसे करें, ये जानना सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, कि क्योंकि ये भी बहुकोशिकीय हो गए, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी बहुकोशिकीय और ये भी यूकैरियोटिक। अब हमने प्लांट में तो विभेद कर लिया, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, वो स्वपोषी होते हैं। अब इन दोनों में एक और चीज़, क्या ये दोनों कैसे होते हैं? परपोषी, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगे? परपोषी। अब इनका पोषण भी दूसरे से हो रहा है। अब इनमें हम समानताएं कैसे लाएं, असमानता कैसे लाएं, क्योंकि ये दोनों समान ही दिख रहे हैं। अब दोनों में विभेद करते हैं। देखिए, दोनों में विभेद का सबसे मुख्य कारण क्या होगा? ये फंजाई हैं। फंजाई आपने देखा होगा प्राय रोटी के बारे में, रोटी के ऊपर जो फफूंदी जम जाती है, जिसको हम अपनी भाषा में दहिया भी कहते हैं, ठीक है। तो दहिया के बारे में आपने सुना होगा, क्या होता है? वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो वो करते क्या है? जैसे एक रोटी है, इसके ऊपर ये बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं? अपने एंजाइम को रोटी के ऊपर फेंक देते हैं। अब एंजाइम, ये एंजाइम कैसे होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये इन पर गिरते हैं तो ये रोटी को धीरे धीरे सड़ाना या गलाना चालू कर देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? इसका अवशोषण कर लेते हैं। यानी इनमें भोजन कैसे होगा? अवशोषण के द्वारा। या कह सकते हैं कि इनका डाइजेशन कैसे हो रहा है? शरीर के बाहर ही हो जा रहा है। और हम मानवों में या जंतुओं में क्या होता है? डाइजेशन शरीर के अंदर होता है, ठीक है। डाइजेशन क्या होगा? शरीर के अंदर होगा। यही बेसिक डिफरेंस होता है फंजाई और एनिमेलिया में, ठीक है। अब फंजाई के अंतर्गत सारे कवक जो हैं वो पाए जाएंगे, ठीक है। और जंतु के अंतर्गत जो भी हैं आपके, जैसे मछली हुई या सरीसृप हुए, रेप्टिलिया वर्ग के लोग सब सरीसृप, और बाकी सारे जो जंतु हैं वो आएंगे एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत। ये हमने जान लिया इनके वर्गीकरण के बारे में और उनमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? कोशिका के बारे में। चलिए चालू करते हैं अपना चैप्टर कोशिका, या जिसे हम क्या कहते हैं? सेल, जिसे हम कहते हैं सेल। अब जानते हैं कि सेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये जो सेल शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? सेल जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से हुई। ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति सेलुला शब्द से हुई। अब इसका अर्थ क्या होता है? सेलुला का अर्थ क्या होता है? एक खाली कमरा, एक खाली कमरा, ठीक है। अब इसको खाली कमरा क्यों कहा गया, ये भी सोचना लाजमी है हमारे लिए। चलिए अब ये भी देखते हैं कि इसको खाली कमरा क्यों कहा गया, ये जानते हैं, ठीक है। अब इसे खाली कमरा कहा गया क्यों? देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया? 1665 ईस्वी में उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसके नीचे उन्होंने पेड़ की छाल को देखा। जब पेड़ की छाल को उन्होंने देखा तो उनको क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर नजर आया। वो स्ट्रक्चर कैसा था? कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान था, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, कुछ इस तरह से, ठीक है। वो मधुमक्खी के छत्ते के समान था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, ठीक है। उन्होंने ही इसको क्या कहा कि ये खाली कमरे हैं, यानी उन्होंने क्या नाम दिया इसको? सेलुला, ठीक है। तो सबसे पहले किसने खोज की? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने क्या किया? पेड़ की छाल को देखा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया? पेड़ की छाल को देखा, ठीक है। उसके अंदर क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी
के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना इनको क्या हुई, दिखाई दी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कोशिकाओं को देखा। किस में देखा, पेड़ की छाल में। और ये कैसी कोशिकाएं थी, ये आपकी मृत कोशिकाएं थी। ये कैसी कोशिकाएं थी, ये मृत कोशिकाएं थी। ठीक है, अब इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए। उनका क्या नाम था, उनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया था। और उन्होंने जैसे माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया, तो सब कोई भी अगर आप नया आविष्कार करते हैं तो आपको ये लगता है कि नहीं हम उसका प्रयोग लगातार करते रहें। तो उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप बनाकर उन्होंने सारी चीज़ों को उसके नीचे रख के क्या किया, बार बार देखा, बारी की बारी देखा। और उन्होंने एक बार क्या किया, तालाब का पानी लिया, तालाब का पानी लिया और उसके बाद उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा। तो उन्हें क्या दिखाई दिया, उन्हें दिखाई दिया कुछ संरचनाएं दिखाई दी जो कि क्या हो रही थी, चल रही थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लेग लिया। प्लेग यानी दांत में से कुछ पदार्थ खरोचा और उसको लिया, वो उसमें भी कैसी संरचनाएं दिखाई दी, ऐसी ही संरचनाएं दिखाई दी। तो उन्हें लगा कि ये जंतु समान कुछ संरचनाएं हैं और ये चल रही हैं। तो उन्होंने इसे क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल। ठीक है, उन्होंने क्या नाम दिया सबसे पहले इसे, एनिमल क्यूल। आइए जान लेते हैं कौन था वो थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया और इन्होंने सर्वप्रथम कैसी कोशिकाओं को देखा, जीवित कोशिकाओं को, जीवित कोशिकाओं को। क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने देखा वो चल तो रही नहीं थी, वो कैसी थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान थी और वो मृत कोशिकाएं थी। और ये कैसे थी, ये जीवित कोशिकाएं थी। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, जीवित कोशिकाओं को। अब यहाँ पर दो प्रश्न आपका सीधे तैयार है। सबसे पहले मृत कोशिकाओं को किन्होंने देखा, उसको देखा रॉबर्ट हुक ने। और सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को किन्होंने देखा, वो थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने किस में देखा था, इन्होंने देखा था तालाब के पानी में, तालाब के पानी में। ठीक है, तो ये तो थी कोशिका की खोज। अब आगे चलते हैं, कोशिका के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कोशिका, ठीक है, कोशिका। अब सबसे पहली चीज आती है, ये क्या है, सभी जीवों की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। सभी जीवों की, या कह सकते हैं जीवन की भी कह सकते हैं, सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई का क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य ये है कि सभी जीव क्या होते हैं, कोशिका से निर्मित होते हैं। या तो वो एक कोशिकीय होंगे या तो वो बहुकोशिकीय होंगे, उनमें कोशिका जरूर होगी। ठीक है, आगे कोशिका को क्या कहते हैं, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका जानते हैं आप कार्य करती है और संरचना दोनों प्रदान करती है, इसलिए इन्हें हम कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ये आप सिंपली जान लीजिए। ठीक है, आगे एक और चीज, कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी, या इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं क्या, साइटोलॉजी।
साइटो यानी कोशिकाएं, और लॉजी का मतलब अभी बताया था स्टडी, यानी लॉजी इसके भी आगे लगे वो क्या होगा, उसका अध्ययन होगा, यानी कोशिकाओं का अध्ययन क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आता है आपका क्या, अब होगा कोशिकाओं का सिद्धांत का प्रतिपादन, ये जान लेते हैं। कोशिका का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत का क्या होने वाला है, प्रतिपादन। कोशिका सिद्धांत दिया किसने, कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया कोशिका सिद्धांत को, ये दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कब दिया, 1838-39 में। ठीक है, अब स्लाइडेन एवं स्वान थे कौन, स्लाइडेन ये एक क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक। और स्वान क्या थे, स्वान थे एक जंतु वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक। स्लाइडेन जो कि एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्वान जो कि एक जंतु वैज्ञानिक थे। अब इनका उद्भव कहाँ से चालू हुआ, ये देखिए। स्लाइडेन जो वनस्पति वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, पौधों की कोशिकाओं को देखा, ठीक है, और स्वान जो थे उन्होंने जंतु की कोशिकाओं को देखा। अब इन्होंने दोनों मिलकर अपना अपना क्या दिया, विचार प्रस्तुत किया, और उन्हीं से क्या बना, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अब इनके हिसाब से क्या होता था, सभी जीव क्या थे, सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित हैं, सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित हैं। सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित हैं, यानी क्या हुआ, सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। ठीक है, आगे ये करते क्या है, आगे ये एक और सिद्धांत देते हैं। ये क्या था कि सभी कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये स्वाधीन होती हैं, यानी ये स्वतंत्र होती हैं, स्वाधीन होती हैं, और फिर भी ये एक साथ मिलकर क्या करती हैं, एक जीव का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे बहुकोशिकीय जीव हैं, ये बहुत सारी कोशिकाओं से बने हैं, और आपको पता है सारी कोशिकाएं स्वाधीन होती हैं, वो चाहे तो अलग भी रह सकती हैं, लेकिन फिर भी क्या करती हैं, ये सारे मिलकर एक जीव का निर्माण करती हैं। अब इन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन अब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनी कैसे, ये सिद्धांत ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ये सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। अब इसे बताया किसने, इसे बताया आगे आने वाले एक वैज्ञानिक जिनका नाम था क्या, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे जब कोशिकाओं का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा, क्या देखा, बैक्टीरिया जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अचानक एक बैक्टीरिया जो है वो विभाजित होकर दो बैक्टीरिया का निर्माण कर दे रहा है। एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरियाओं का निर्माण कर दे रहा है, और इन्होंने अपने इस विचार को सबके सामने प्रस्तुत किया। शुरू में तो लोगों ने नहीं माना, क्योंकि पहले आप जानते थे कि एक थ्योरी थी एबायोजेनेसिस, यानी कोई भी जैसे शर्ट है गीली करके या पसीने से गीली हो, उसमें गेहूं बाली रख दीजिए, उसमें अचानक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग की उत्पत्ति। ठीक है, तो शुरू में लोगों ने नहीं माना, लेकिन बाद में फिर लोगों ने इस चीज़ को माना। अब इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण, इन्होंने ये बताया कि एक कोशिका से कैसे दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। अब ये तो हो गया
अब इसी सिद्धांत में एक और सिद्धांत जुड़ गया था कि सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, अपनी एक दूसरी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कहाँ गया, ठीक है, इसमें एक और सिद्धांत जुड़ गया। यहाँ पर क्या जुड़ा कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनी हैं। ठीक है, सभी कोशिकाएं क्या हैं, पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनी हैं। अब आगे चलते हैं, समझते हैं बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी संक्षिप्त रूप में बताया था, वो थोड़ा और समझ लेते हैं कि जीवों को कैसे बांटा गया। जीवों को दो तरीकों से बांटा गया, एक कोशिका के आधार पर। कैसे, एक कोशिकीय जीव और दूसरा कैसा था, बहुकोशिकीय जीव। दूसरा क्या था आपका, बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अब आप ये नाम से ही समझ जाएंगे कि एक कोशिकीय जीव मतलब जो एक कोशिका से बने हो, बहुकोशिकीय जीव मतलब जो बहुकोशिकाओं से या बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हो। यानी एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से निर्मित, एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से बने हो, और बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हो। ठीक है, एक कोशिका को हम वैसे इंग्लिश में भी जान लेते हैं थोड़ा, इन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्युलर और इनको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब आगे बात आती है किसकी, प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक जीव होते क्या हैं, देखिए प्रोकैरियोटिक जीव पहले हमने आपको बताया कि जिनमें केंद्रक अनुपस्थित हो, और यूकैरियोटिक जिनमें केंद्रक उपस्थित हो। और अब देखिए इनमें केंद्रक अनुपस्थित है तो आगे क्या, इनका निर्माण, आगे जैसे इनको विकास करना है तो वो कैसे होगा, इनमें डीएनए पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। इनमें क्या होता है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो इनमें हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, यह नहीं पाई जाती है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ही मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाएगी, यानी गुणसूत्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब गुणसूत्र कैसे हो, इसमें यह भी जानना जरूरी है। गुणसूत्र क्या होता है, डीएनए जो है वह कैसा होगा, गोलाकार रूप में केंद्रक में, या कैसे हैं, केंद्र में या कोशिका के अंदर। ठीक है, गोलाकार रूप में कोशिका के अंदर गुणसूत्र का कार्य करता है, गुणसूत्र का कार्य करता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसमें जो डीएनए है वो गुणसूत्र का आकार सर्कुलर के रूप में या एक गोलाकार रूप में पड़ा रहता है, उसी रूप में कार्य करता है। हम आपको बना लेते हैं। ठीक है, ये आपकी कोशिका हो गई, और ये जो बाहरी स्तर है क्या है, ये होगा आपका मेम्ब्रेन या झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आपने सुना होगा, वो यही होती है। इसके अंदर ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका डीएनए हो गया, एक तरफ पड़ा है, और ये अंदर क्या भरे हुए हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य भरे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें क्या होगा, पहले हमने एक अंतर बताया था क्या, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होगा, यानी केंद्रक नहीं होगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं किस पर,
यूकैरियोटिक पे, यूकैरियोटिक। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में क्या होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अब हमने आपको बताया था इसमें केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर ही हिस्टोन और डीएनए दोनों होता है। तो इसमें क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। और इसमें क्या होगा, एक और चीज़ थी सबसे मेन कि इसमें केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, केंद्रक पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी, केंद्रक पाया जाएगा, यानी कि अब क्या होगा, गुणसूत्र भी पूर्ण विकसित पाया जाएगा, गुणसूत्र पाया जाएगा। और क्या होगा, इसमें डीएनए कैसा होगा, उसमें सर्कुलर था या गोलाकार था, इसमें क्या होगा, डीएनए द्विकुंडलित होगा। डबल हेलिकल सुने हैं ना आपने, जो वाटसन और क्रिक ने दिया था, अभी आप आगे पढ़ेंगे भी, वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का प्रस्तुत किया था, वह उसी रूप में यहाँ पे क्या होता है, पाया जाता है, क्या, डीएनए। ठीक है, ये हो गया आपका दोनों में डिफरेंस। और एक बेसिक डिफरेंस होता है सबसे बड़ा, जो हम कह सकते हैं क्या, कि ये जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाएं हैं, इनमें क्या होता है, ये जो यूकैरियोटिक है इसमें भी बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा, इसमें भी बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये हो गया आपका यूकैरियोटिक और ये हो गया प्रोकैरियोटिक, इसमें भी बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए इसमें क्या होगा, केंद्रक उपस्थित है और वो भी पूर्ण विकसित, इसमें केंद्रक अनुपस्थित है। ठीक है, केंद्रक नहीं होगा। और इन दोनों में एक समानता होती है, जो चीज़ें दोनों में पाई जाती हैं वो क्या है, इसमें पाया जाएगा राइबोसोम, ये तो यूकैरियोटिक है, इसमें पाया जाएगा, लेकिन इसमें भी पाया जाता है राइबोसोम। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है, इसमें जो चीज़ें मैक्सिमम जो होती हैं नहीं पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक में, वो यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें राइबोसोम पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो जितने भी झिल्ली युक्त अंगक होते हैं, जो झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, और जो झिल्ली युक्त अंगक हैं, वो जो झिल्ली से घिरे होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या होगा, जो झिल्ली से घिरे हुए, झिल्ली युक्त अंगक लिख सकते हैं हम इसको, झिल्ली युक्त अंगक। अब देखिए केंद्रक भी क्या होता है आपका, झिल्ली से घिरा हुआ होता है, यानी वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, और केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है, यानी क्या होगा, इसमें यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। अब आगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये क्या होते हैं, ये गोल्गी बॉडी हो गई, झिल्ली से घिरे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे। अब ये राइबोसोम दोनों में क्यों पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है, अब इतना आपको बताया तो एक बेसिक डिफरेंस वही है, क्या, राइबोसोम क्या होता है, वो झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, राइबोसोम झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, इसलिए वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ये एक डिफरेंस था। अब इसमें पूछा जाए, प्लाज्मा झिल्ली इसमें भी मिल रही है और राइबोसोम इसमें भी मिल रहा है। इसमें क्या था, केंद्रक पूर्ण विकसित है, इसमें केंद्रक अपूर्ण विकसित है, या कह सकते नहीं होता है एक तरफ से। इसमें राइबोसोम पाया गया, इसमें भी राइबोसोम पाया गया। तो ये था कोशिका के बारे में जानकारी। अब कल हम इसके अंगकों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनके अंगकों के क्या कार्य हैं, ठीक है, उनका निर्माण कैसे होता है और बहुत सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।